लू गुआंगदा और फेंगशी जनरल का युद्ध क्षेत्र 1961 में था। 1961 में, 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 1976 में, 1967 में, 1961 में, 1967 में, 1966 में, 1977। डैडी के युग में पेरू में जीवाश्मों में जो सभी पहुँचे, पुरुषों की जानी लचीलता में सभी समूहों में गुणवत्ता अनुभव शुरू करना था। पेरेग्रीन अंडा निर्माता अनुभव पर टॉम ड्यूकेरॉन की गुफा में रक्षक गुफा के नीचे मेरे खाए नौघाट चाय कक्ष में मुझे लगा विशेष रूप से बेस्वाद पहाड़ी लकड़ी करी बीन सूप रेस्तरां पर जहां मैंने खाया वह वही है जो तुम्हारी कक्षा है। और एक और बड़ा गोभी रेगिस्तान में वर्षों की शिकायत इस क्षण फट पड़ी। आंसू तुरंत बह निकले। परमाणु बम शोध राज्य गोपनीयता थी। पति ने उसे 4 साल ठंडा रखा पर उसने कभी शिकायत नहीं की। साथियों नमस्कार। इस बार सेना नेतृत्व को पढ़ाना मतलब उसे विश्वास मिल गया। राज्य गुप्त मिशनों में भाग ले सकती, वह अंततः पति से मिल सकती, देश के परमाणु बम विकास में योगदान। फिर वह आपूर्ति सेना के साथ गई इस विशाल गोभी रेगिस्तान में, लेकिन रास्ते में भारी बारिश हुई। सामान सुरक्षित बेस तक पहुंचाने वह बिना हिचक बचाव दल में शामिल हुई, लेकिन बाढ़ बहुत खतरनाक थी। एक गलती से वह गिर गई। पति के लिए सेब और कॉफी लाई थी, वे भी पानी में बह गए। उसने जल्दी से पानी में खोजा, लेकिन तब पानी सिर तक आ गया था। लू गुआंगदा सैनिकों को सामान ले जाने में मदद कर रहा था। अचानक किसी को शिजी का नाम पुकारते सुना। शिजी की आवाज लग रही थी, 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 शिजी की आवाज लग रही थी। देश को इस धमाके की जरूरत है। वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे थे, तभी प्राकृतिक आपदाएं आईं। बेस में हजारों लोग भूखे और बीमार थे। फेंक जनरल ने तुरंत बैठक बुलाई। बुद्धिजीवियों की रक्षा करना जरूरी था। एक दाना अनाज भी देना होगा। उन्हें पेड़ की छाल भी खानी पड़े तो खाएंगे। लू गुआंगदा ने विरोध किया। मैंने सैनिकों की मेहनत देखी है। अंत में सैनिकों ने त्याग किया। 1964 में बम के पुर्जे भेजे गए। लू को बीजिंग बुलाया गया। अमेरिकी पत्रकारों ने फोटो खींची। लू को जांच के लिए रोका गया। जनरल ने चिंतित होकर सिगरेट जलाई। मैं बीजिंग नहीं छोड़ूंगा, जनरल फेंक को फटकार लगाई। देश ने इतनी मेहनत की है। क्या आप इस दिन का महत्व जानते हैं? इतिहासकार इस दिन को चीन के इतिहास को 2 भागों में बांटने वाला मानते हैं।
586 की घटना इतनी महत्वपूर्ण है कि आप और मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकते। मैं तुरंत वापस जाऊंगा। सैन्य आदेश अटल था। जनरल फेंक अनिच्छुक थे, फिर भी लोप नूर जाने वाले विमान में सवार हुए। उदास होते हुए अचानक एक परिचित व्यक्ति दिखा। आंखें मलकर देखा तो सामने लू गुआंगदा थे। दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। प्रमुख को भी लगता था कि लू गुआंगदा को फंसाया गया था। जनरल फेंक के जाने के बाद उन्होंने तुरंत प्रधानमंत्री जो को फोन किया। इससे लू गुआंगदा लोप नूर लौट सके। सितंबर 1964 में विभिन्न दल परीक्षण स्थल पर पहुंचे और सेना ने बड़े पैमाने पर अभ्यास किया। सभी दलों के तैयार होने के बाद परमाणु बम को परीक्षण स्थल पर लाया गया। 15 अक्टूबर 1964 को चीन निर्मित परमाणु बम को सैनिकों ने धीरे से आगे बढ़ाया और टावर पर लगाया। अगली सुबह जनरल फेंक ने वैज्ञानिकों से हाथ मिलाया। दशकों की मेहनत का फल आखिरकार सामने था। सैनिक अपनी जगह पर पहुंचे, वैज्ञानिक भी तैयार थे। सब कुछ सील करके 5 मिनट की उलटी गिनती शुरू की। वे जमीन पर बैठे थे। वे इतिहास के निर्माता और चीनी राष्ट्र के रक्षक थे। उन्होंने हमें मजबूत बनाया। लू गुआंगदा तनाव से पसीने से तर थे, चुपचाप निर्देश सुन रहे थे। एक विशाल धमाके के साथ लोप नूर के ऊपर आग का गोला और मशरूम बादल उठा। चीन परमाणु शक्ति वाला 5वां देश बन गया। यह पूर्वी धमाका पूरी दुनिया को हिला गया और हमारा दृढ़ संकल्प दिखाया। ये एक महान क्षण था, गौरव और अर्थ से भरा हुआ। इस दिन पूरा देश जश्न मना रहा था। हर जगह उत्साह और खुशी का माहौल था। उसी दिन प्रधानमंत्री जो ने दुनिया को बताया कि चीन का परमाणु कार्यक्रम आक्रमण के लिए नहीं बल्कि रक्षा और शांति के लिए है। एक आदमी के दराज में 2 पैकेट सिगरेट थे, एक चाइना और एक दा चियनमैन। उसने चुपके से फूल रखे और सस्ता दा चियनमैन अन्य सैनिकों को दे दिया। प्रशिक्षक का धूम्रपान स्तर कम नहीं था, पर सैनिकों को नहीं पता था कि नया प्रशिक्षक न सिर्फ महंगी सिगरेट पीता था बल्कि विदेशी स्नैक्स खाता था, गुलाबी थर्मस और महंगे केक रखता था। वह झाओ मेंगशेंग नाम का एक अधिकारी पुत्र था जो अपने करियर को बढ़ावा देने के लिए यहाँ आया था। उसे भेजा गया था, लेकिन कंपनी कमांडर लियांग सांशी को इसकी जानकारी नहीं थी और वह नए प्रशिक्षक के आने से बहुत खुश था। हम लंबे समय से एक प्रशिक्षक की प्रतीक्षा कर रहे थे। नए प्रशिक्षक का स्वागत करने के लिए सैनिकों ने एकत्र होकर झाओ मेंगशेंग के लिए एक स्वागत समारोह आयोजित किया। प्रशिक्षक झाओ, जो पहले सैन्य राजनीतिक विभाग में फोटोग्राफर थे, शिक्षित और कुशल हैं। कृपया उन्हें गलत न समझें। प्रशिक्षक झाओ यहाँ प्रशिक्षण या अनुभव के लिए नहीं आए हैं। संगठन ने उन्हें हमारी 9वीं कंपनी का प्रशिक्षक नियुक्त किया है। इस बात से झाओ मेंगशेंग बहुत शर्मिंदा हुआ और सैनिकों की तालियों ने उसे और भी असहज कर दिया। लेकिन और भी बदतर बातें आने वाली थीं। अगले दिन 16 किमी की दौड़ में झाओ ने अपनी कमजोरी दिखाई। उसने अपना सामान दूसरों को उठवाया और कुछ ही कदमों में हाँफने लगा। सैनिकों ने इस कमजोर प्रशिक्षक को देखकर तिरस्कार से देखा। क्या देख रहे हो? कुछ खास नहीं है, चलो आगे बढ़ो। एक चापलूस सैनिक झाओ को खुश करने आया, लेकिन जिंग केलाई ने उसे रोक दिया। तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो जिंग केलाई? मैं कहता हूँ तुम मेरे क्षेत्र में नहीं हो। 3 दिन में अगर मैं तुम्हें पतला न कर दूं तो मुझे जिंग केलाई मत कहना। इस तरह जिंग काइलाई और झाओ मेंगशेंग ने दोस्ती की। खाने के समय सैनिक भूखे थे और खूब खाया। पर झाओ ने बन देखकर नाक भौं सिकोड़ी, जो जिंग को बुरा लगा। तभी एक चापलूस सैनिक आया। झाओ ने उसे बन दे दिया। वह भी नहीं खाना चाहता था तो चुपके से जिंग को दे दिया। जिंग गुस्से में बन को मेज पर पटका और वापस कर दिया। झाओ ने बाहर फेंक दिया। कमांडर ने देखा और जिंग की रक्षा करते हुए खुद खा लिया। जिंग अच्छा शूटर था, पर चापलूसी न करने से पदोन्नति नहीं मिली। कमांडर झाओ की मदद करता, पर वह दिन गिनता और मां से वापसी की उम्मीद करता। उसे मां का पत्र मिला कि स्थानांतरण होने वाला है। जल्द ही वियतनाम युद्ध में भाग लेने वाली इकाई से निकलने को कहा। अखबार की खबर देख झाओ डर गया। कमांडर ने बताया उसकी पत्नी गर्भवती है और उसका इंतजार कर रही है, पर झाओ परेशान दिखा। कमांडर ने झाओ की असामान्यता और अखबार की खबर देखी। युद्ध शुरू होने वाला था। जिंग ने कमांडर के लिए टिकट खरीदा था, पर अब वह घर नहीं जा सकता था। लेकिन जब उसने सोचा कि उसे स्थानांतरित कर दिया जाएगा तो वह इतना गुस्सा हो गया कि वह जोर से चिल्लाने लगा।
जब सैनिक युद्ध की तैयारी में व्यस्त थे तभी प्रशिक्षक को अपने संबंधों के कारण स्थानांतरित किया जाना था। झाओ मेंगशेंग को स्थानांतरण का आदेश मिलने पर वह खुश हुआ और उसने 2 बोतल विदेशी शराब निकालकर कंपनी कमांडर को रात का खाना खाने का न्योता दिया। हमेशा अच्छे स्वभाव वाले कंपनी कमांडर को जब पता चला कि राष्ट्रीय संकट के समय प्रशिक्षक युद्ध से भागने की कोशिश कर रहा है तो उसने गुस्से में आकर झाओ मेंगशेंग को डांट लगाई। यह वह समय था जब युवा लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से डरते थे और सेना में शामिल हो जाते थे। अब जब कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो आप फिर से बड़े शहरों में लौटना चाहते हैं। कंपनी कमांडर द्वारा सीधे तौर पर फटकार लगाए जाने पर झाओ मेंगशेंग शर्मिंदा हुआ और वह अपना सामान लेकर जाने लगा। तब कंपनी कमांडर ने उसे मनाने की कोशिश की और कहा कि इस वर्दी को पहनने का मतलब है देश की रक्षा करना। आखिरकार कंपनी कमांडर के आग्रह पर झाओ मेंगशेंग सामने की लाइन पर जाने वाली ट्रेन में सवार हो गया। ट्रेन में सैनिक हंसी मजाक कर रहे थे और उन्हें कोई डर नहीं था। सिर्फ झाओ मेंगशेंग ही परेशान था। जब उसने सोचा कि वह युद्ध में मारा जा सकता है तो वह इतना घबरा गया कि खाना भी नहीं खा पाया। पास बैठे सैनिकों ने उसका मजाक उड़ाया। झाओ मेंगशेंग यह सुनकर बहुत दुखी हुआ लेकिन चुप रहा। जल्द ही वे सामने की लाइन पर पहुंच गए। कंपनी कमांडर ने वहां का निरीक्षण किया तो देखा कि स्कूल को बमों से तबाह कर दिया गया था और दुश्मन ने अपनी बंकरों से हमारी ओर निशाना साध रखा था। यह देखकर वह गुस्से में चिल्लाने लगा। जल्द ही 9वीं कंपनी मुख्य सेना से जा मिलेगी। टैंक और तोपें भी सामने की लाइन पर पहुंच चुकी थीं। अब बस कमांडर के आदेश का इंतजार था और यू की सेना पर पलटवार शुरू हो जाएगा। इसी बीच झाओ मेंगशेंग की मां बहुत परेशान थी। इस कमजोर बूढ़ी महिला ने येमेंग पर्वत के युद्ध में कमांडर लेई की जान बचाई थी। थोड़ा हिचकिचाने के बाद उसने लेई को फोन करने का फैसला किया। उस समय कमांड सेंटर युद्ध की तैयारी में व्यस्त था। अचानक फोन की घंटी बजी। लेई ने फोन उठाया। उसने सोचा शायद कोई आदेश होगा लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। झाओ मेंगशेंग की मां हैरान थी कि क्या करे। अचानक फोन पर एक बुजुर्ग महिला की आवाज आई। उसने कमांडर लेई से अनुरोध किया कि वह उसके बेटे को मोर्चे से हटा दें पुरानी मदद के एहसान में। कमांडर ने गुस्से में फोन काट दिया और तुरंत सभी सैनिकों को इकट्ठा किया। तोप उड़ा दी। कमांडर की कड़ी आलोचना ने सैनिकों का मनोबल तोड़ दिया लेकिन झाओ मेंगशेंग को शर्मिंदा कर दिया। वह जमीन में गड़ना चाहता था। हालांकि नाम नहीं लिया। सभी जानते थे कि आलोचना झाओ की थी। बैठक के बाद वह जमीन पर पड़ा रहा। अपना घमंड खो चुका था। अब उसे सिगरेट पीने का भी मन नहीं था। फिर भी कंपनी कमांडर ने उसे नहीं छोड़ा। उसने एक सिगरेट जलाई और झाओ को दी। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था अन्य सैनिकों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वे झाओ को कायर और भगोड़ा कह रहे थे। यहां तक कि छोटे सैनिक भी उसका मजाक उड़ा रहे थे। हम दुआन यिंगगुओं की तरह नहीं हैं, पर देश के लिए खून बहाने को तैयार हैं। कायरों को यहां जगह नहीं। झाओ अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कमांडर की आलोचना और साथियों की गालियां उसे असहनीय लग रही थीं। उसने कंपनी को इकट्ठा करने को कहा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। साथियों के ताने ने उसके अंदर के सैनिक को जगा दिया था। अब से जो भी मुझे कायर कहेगा मैं उससे मैदान में लोहा लूंगा। हम वीरों की भूमि पर मिलेंगे। झाओ की आंखों में दर्द था। तभी कमांडर ने एक और घोषणा की। जिन कैलाई को उप कमांडर बनाया गया। सब खुश थे पर जिन नहीं। 10 साल सेना में रहकर वह जानता था कि युद्ध से पहले यह पदोन्नति खतरनाक है। एक चीनी सैनिक के रूप में वह मौत से नहीं डरता था पर अब उसके दिल में चिंता थी। जब सेना भंग हुई जिन कायलाई तंबू में अकेला था, पत्नी बच्चों की तस्वीर देखकर उसने उसे चूम लिया। मितव्ययी पत्नी और हमेशा भूखे बेटे की याद आई। शायद यह अंतिम विदाई थी। सैनिक के बाल कटने का मतलब था कि नवनियुक्त उप कमांडर जिन कायलाई जल्द ही खतरनाक मिशन पर जाएगा। बेदिल सैनिक उसे घेर कर खाने पर बुलाने लगे। गरीब जिन ने 10 युआन निकाले, सैनिकों को शराब खरीदने भेजा। फिर अपने कीमती फूल निकालकर उन्हें दे दिए। मृत्यु के समय उदार होना चाहिए। यहां तक कि कंपनी कमांडर ने भी अच्छी सिगरेट खरीदी। दोनों पुराने दोस्त मुस्कुराए, जानते थे कि वापसी नहीं होगी। विदाई में नेता ने मोमोज बनाए, जिनने शराब लाई। सब नशे में डूबना चाहते थे। झाओ मेंगशेंग ने भी अपनी शराब निकाली। मैं विल्स हूं, कैसे खेलें?